एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। इन्वेस्टिंग करते समय हम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी अभी एंटर हुए हैं, वो ये मिस्टेक्स बहुत बार करते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि ये इतनी सारी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। सो आज हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट ने मुझे पर्सनली क्या सिखाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अच्छी चीज़ें भी बहुत है। तो हम एंड में इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब अपन बात करते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम ना चाहते हुए भी या अननोइंगली कर बैठते हैं। पहली मिस्टेक ये है कि हम नॉर्मली बिगनर्स ये करते हैं कि जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो वो ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग ये बुरी प्रोफेशन नहीं है, ट्रेडिंग बुरा है मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब आप एंटर हो रहे हो, जब आप बिगनर हो, तो आपको ट्रेडिंग एज सच कुछ पता है नहीं। हाँ, अगर आपने कुछ ट्रेडिंग का अगर आपका प्रोफेशन ट्रेडिंग है या आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो बात अलग होती है कि आपने कहीं से सीखा है और आप उसको अभी अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में और आप ट्रेडर बनने की कोशिश करोगे तो इसमें बहुत नुकसान होने के चांसेस है। और बहुत सारे लोग इसीलिए एंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि उनको रातों रात अमीर बनना है ट्रेडिंग करके। ठीक है, कि इस ट्रेडर ने इतना पैसा कमाया। आप अपने दोस्त से सुनोगे, रिलेटिव से सुनोगे कि हमने इतनी ट्रेडिंग की, या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया, ट्रेडर बन जाओ, इतना पैसा कमाओ, रातों रात अमीर हो जाओ। देखो, ऐसा नहीं है। ट्रेडर से आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। फॉर दैट मैटर, स्टॉक मार्केट से आप कभी रातों रात अमीर नहीं बनोगे। आपको पेशेंस की बहुत इधर नेसेसिटी है। सेकेंड चीज़ ये, अगर आप ट्रेडर बन भी गए, एक दो बार आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी होगी, डजंट मीन हर बार आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी और हर बार आप पैसा कमाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं कि मेरे पास 5-6 लाख रुपए है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, बिजनेस छोड़ देता हूँ और फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, ये बहुत रिस्की काम है। आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब को छोड़ के अगर फुल टाइम ट्रेडर बनोगे, नॉट नेसेसरी, अगर आपका लाइवलीहुड पूरा ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट रहेगा तो नॉट नेसेसरी आप रोज पैसा कमाओगे। किसी दिन पैसा कमाया, किसी दिन बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग है, आप टाइम नहीं कर सकते सक्सेसफुली। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर बार आप टाइम नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री ऐसी रही है कि आप सक्सेसफुली मेजॉरिटी टाइम्स मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आपका पूरा लाइवलीहुड ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट रहेगा तो नॉट नेसेसरी आप हर बार ही पैसा कमाओगे। तो एंटर होते समय प्लीज़ ट्रेडिंग से मत एंटर कीजिए, अनलेस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो एंटर करते समय प्लीज़ ट्रेडिंग से एंटर मत कीजिए। नॉट नेसेसरी आप बिकॉज आपके दोस्तों ने पैसा कमाया, नॉट नेसेसरी कि आप भी पैसा कमाओगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिगनर हो आप, ट्रेडिंग से दूर रहिए। और हिस्ट्री ऐसी रही है कि ट्रेडिंग से आज सच कोई अमीर नहीं हुआ है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, मुनीश पाबराय हो गए, ये सब लोग ट्रेडिंग नहीं करते, ये सब लोग इन्वेस्टिंग ही करते, क्योंकि इनको भी पता है कि ट्रेडिंग से रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग में इसलिए एंटर हुए हो कि आप ट्रेडर बन के अमीर बन जाओगे, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। और अगर आप बिगनर्स हो ना, तो आप ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब से बहुत दूर रहिए। मैं पर्सनली नहीं करती, ये अलग बात है कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आप बिगनर्स हो तो आप प्लीज़ इन सब से दूर रहिए। सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है पेनी स्टॉक बाय करके। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? जो छोटे छोटे स्टॉक नहीं होते, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, ठीक है, इनको बोलते हैं पेनी स्टॉक। जो वो एकदम ही अननोन कंपनियां होती है जिसके बारे में आपको कुछ ही नहीं पता और बहुत ही छोटे अमाउंट में ये मिलते हैं, छोटे प्राइस पे ये मिलते हैं। तो बहुत लोग पेनी स्टॉक बाय करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, जो बिगनर्स होते हैं ना, नॉर्मली उनके पास, जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो 20,000 30,000 रुपये इतने ही होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। सो इसमें क्या होता है ना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो MRF का स्टॉक, ठीक है, MRF का आज एक स्टॉक 83,000 पे चल रहा है, ठीक है। अब सुनने में तो वो महंगा लगता है, बट वो महंगा एज सच नहीं है, इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो 83,000 का एक स्टॉक चल रहा है, तो बिगनर्स, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि यार एक स्टॉक में 83,000 का लेने की बजाय मैं 5-5, 6-6 रुपए वाले जो स्टॉक है ना, छोटे छोटे स्टॉक, वो खरीद लेता हूँ, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। यहाँ से आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इन्वेस्टिंग में ना आप सिर्फ परसेंटेज ग्रोथ से पैसा कमाते हो, ना कि क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। इसको भी समझते हैं। मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास 1000 रुपये, मैं एक शेयर 1000 रुपये का खरीदूँ
या मैं एक एक रुपए के शेयर जैसे 1000 शेयर्स खरीद लूँ। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि यार वो एक एक रुपए वाले शेयर खरीदते मेरे को क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर वो 1000 रुपए का जो शेयर है, जो मेरे पास एक ही शेयर है, वो 20% से बढ़ा, ठीक है, और ये जो एक एक रुपए वाले शेयर है वो भी 20% से बढ़ा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आप 20% से पैसा कमा रहे हो और पेनी स्टॉक्स में भी आप 20% से पैसा कमा रहे हो, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पेनी स्टॉक 20% से नहीं बढ़ते। अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, एक आधा कोई स्टॉक होगा जो अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, मेजॉरिटी पेनी स्टॉक्स हमेशा कम वैल्यूएशन पे रहते हैं। उसका एक रीजन भी होता है, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये कि आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे ना जाके आप ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ पे देखिए। यहाँ पर 1000 रुपए पे मैं 20% कमा रही हूँ, ठीक है, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जस्ट बिकॉज क्वांटिटी ज़्यादा आएगी तो उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा या हम बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है, परसेंटेज ग्रोथ पे आपको देखना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं ना, उनको क्या लगता है कि जो सस्ते शेयर्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे और जो महंगे शेयर्स है वो यहाँ से तो बढ़ ही नहीं सकते। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से 4-5 साल पहले, तो बेसिकली 2016-17 के आसपास HDFC बैंक का जो शेयर था वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता था ना कि भाई अभी HDFC बैंक जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से तो ये बढ़ ही नहीं सकता, इस बैंक में हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम कोई ऐसी छोटी मोटी जो सस्ती वाली बैंक है ना उस पर पैसा लगाएंगे। अगर कोई बैंक सस्ते पे ट्रेड कर रही है तो उसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज HDFC बैंक प्रीमियम वैल्यूएशन पे है डजंट मीन आगे वो बढ़ेगा ही नहीं हमेशा। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। MRF, आज से 6-7 साल पहले MRF भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे था, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि MRF महंगा था, नहीं, बट इस बार सस्ता भी नहीं था, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे था। तो लोगों को क्या लगता था ना कि अब MRF तो ठीक है फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, अब यहाँ से MRF नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन 6-7 साल में MRF बढ़ गया, राइट। सो ये जो मेंटालिटी है कि जो महंगे शेयर्स हैं या जो प्रीमियम शेयर्स हैं या जो फेयरली वैल्यूड शेयर्स हैं वो यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते, सस्ते शेयर्स ले लो वो बढ़ लेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी शेयर की प्राइस उसके फंडामेंटल से कनेक्टेड होती है। मतलब अगर आज HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ, आज भी HDFC बैंक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। अगर आपको लगता है कि आगे जाके HDFC बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसके प्रॉफिट्स भी आगे जाके बढ़ने वाले हैं, तो HDFC का शेयर भी बढ़ेगा। फिर भले ही आज वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, लेकिन आगे जाके भी वो शेयर की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट्स आगे जाके अच्छे होने वाले हैं। वही एक शेयर ले लो जिसके प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और आगे की ग्रोथ भी इतनी कुछ अच्छी होने नहीं वाली है, प्रॉफिट्स भी दिख रहा है कि अच्छा कुछ होने नहीं वाला है, मैनेजमेंट भी कुछ अच्छी है नहीं, और वो शेयर सस्ते में आपको सस्ते में मिल रहे हैं। क्या आप वो खरीद लोगे जस्ट बिकॉज वो शेयर सस्ता है? नहीं, हो सकता है कि आगे जाके जो प्रॉफिट्स नहीं बढ़ने वाले हैं, आगे जाके जो बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो सस्ता शेयर खरीद के कोई फायदा नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है कि जो महंगा शेयर है या जो प्रीमियम वैल्यूड शेयर है वो आगे जाके बढ़ने नहीं वाला है तो उसको छोड़ देते हैं, सस्ते शेयर जो हैं वो खरीद लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हमेशा जब भी शेयर खरीदोगे, जब भी कोई कंपनी का शेयर आपको खरीदना है, ये देखिए कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, उसकी स्टोरी कैसी है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो अगर आपको लगता है कि HDFC बैंक या फॉर दैट कोई भी कंपनी आज वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, लेकिन आगे जाके भी उसके प्रॉफिट्स अच्छे होने वाले हैं, आगे जाके उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो आज ट्रेड कर रही है, यहाँ से भी आगे जाके वो डबल हो जाए उसका स्टॉक प्राइस, ठीक है। सो स्टोरी पे, बिजनेस मॉडल पे, फंडामेंटल्स पे ध्यान रखिए, ना कि सिर्फ कम शेयर प्राइस है तो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा शेयर प्राइस है तो नहीं बढ़ेगा। ये इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं ना, हम वैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस में गड़बड़ करते हैं। MRF का एक शेयर आज 83,000 पे, तो हमें लगता है ये तो बड़ा महंगा शेयर है, और वही कोई एक दूसरा शेयर है जो 10 रुपये में एक शेयर मिल रहा है, तो हमें लगता है वो बहुत सस्ता शेयर है। ऐसे चीज़ों को वैल्यू करना या ऐसे शेयर्स को वैल्यू करना कि ये जो अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में नंबर बड़ा है तो वो महंगा शेयर है और 10-20 रुपये का शेयर सस्ता है, ये टोटली गलत है। अब इसको समझते हैं।
एमआरएफ का जो आज 83,000 पे शेयर चल रहा है वो मुझे महंगा नहीं लगता, वो मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशन लगता है। लेकिन आप अगर सिर्फ एब्सोल्यूट अमाउंट पे देखोगे ना कि 83,000 का शेयर है, वो इसलिए 83,000 का है क्योंकि एमआरएफ ने कभी स्प्लिट नहीं किया। वही बाकी सारी जो कंपनियां उन्होंने अपने शेयर्स को स्प्लिट किए, टुकड़ों में किया है, तो उसमें क्या होता है ना कि एब्सोल्यूट नंबर कम हो जाता है। एमआरएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अफोर्ड करे या ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शेयर्स में लिक्विडिटी है या नहीं है। इसीलिए वो आज 83,000 पे शेयर चल रहा है। और बाकी जो शेयर आप देखते हो कि 300, 400, 500, अगर उन कंपनियों ने अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया होता तो आज उनके शेयर्स भी शायद ऐसे ही होते। इसकी वजह से भी अगर आप बर्कशायर हैथवे का शेयर देखोगे, वॉरेन बफेट की कंपनी जो है, उनका एक शेयर अगर मैं इंडियन वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं एमआरएफ की बात करूँ तो 83,000 पे शेयर चल रहा है, लेकिन अगर आप उसका ईपीएस देखोगे ना अराउंड 4,000 के आसपास है, तो मुझे एज सच ये महंगा नहीं लगता, मुझे ठीक ठाक प्राइस लगता है। लेकिन वही कोई शेयर है जिसका शेयर प्राइस तो 10 रुपया है, एब्सोल्यूट अमाउंट में तो आपको कम लग रहा है, लेकिन वो शेयर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, वो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत वीक है, लॉसेस में है वो कंपनी, आगे जाके कुछ प्रॉफिट एज सच अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो 10 रुपये का प्राइस भी आपको बहुत महंगा लगेगा। तो आपको ये देखना है कि कोई भी शेयर प्राइस जब आप देख रहे हो तो उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे बेट करो, उस कंपनी के मॉडल देखो, कंपनी क्या अच्छा ग्रो करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं कि नहीं, ना कि सिर्फ आप एब्सोल्यूट अमाउंट क्या शेयर प्राइस देखो। तो जस्ट बिकॉज एमआरएफ का शेयर 83,000 पे है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेयर महंगा है, और जस्ट बिकॉज कोई शेयर 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है डजंट मीन वो शेयर सस्ता है। परफॉर्मेंस देखिए, और जैसे मैंने आपको कहा कि एमआरएफ का शेयर क्यों आपको 83 पे दिख रहा है, क्योंकि एमआरएफ ने कभी स्प्लिट नहीं किया। फिर नेक्स्ट गलती नॉर्मली ये की जाती है, ये गलती मैंने भी की है और इसमें से बहुत सारी गलतियां मैंने भी की हैं। क्या होता है ना कि अब जैसे कि हमने आप गूगल पे जाओगे, HDFC बैंक का आपने रिटर्न देख लिया, ठीक है, बढ़िया रिटर्न दिया है, बहुत अच्छे HDFC बैंक हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करते आ रही है, आप देखते हो। फिर आप देखते हो कि अगर मुझे ऐसा रिटर्न चाहिए तो मुझे HDFC बैंक तो अब रिटर्न दे ही नहीं सकती, अब तो यहाँ से ये बढ़ेगी ही नहीं, मुझे हिडन जेम्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मुझे बेस्ट स्टॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उस बेस्ट स्टॉक्स, वो हिडन जेम्स, वो डायमंड्स ढूंढने के चक्कर में हम पत्थर ढूंढ लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि क्वालिटी स्टॉक सामने है, HDFC बैंक है, कोटक है, या ऐसे बहुत सारे, सिर्फ ये 2 ही क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, ये मेरे मुंह में बस ये नाम आ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को छोड़ के हम हिडन जेम्स को ढूंढने निकल जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये सारे तो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ये तो सारे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, इनसे कोई हमें अभी अच्छा रिटर्न मिलने नहीं वाला है, ये लोग बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, अब हमें कुछ अलग स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। ये अलग स्टॉक्स, ये हिडन स्टॉक्स, ये जेम्स, ये ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप देख रहे हो कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, HDFC बैंक या कोटक बैंक या फॉर दैट मैटर बाकी सारी जो अच्छी कंपनियां हैं, वो अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे लेवल पे वो है, प्रॉफिट्स अच्छा कमा रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, फिर आपको हिडन जेम्स की क्यों ज़रूरत है? आप तो फिर इन्हीं स्टॉक्स पे बेट कीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कोई भी कंपनी पे आप कोई भी कंपनी के शेयर्स आप कब खरीदोगे, जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर आपको हिडन स्टॉक की आज तक ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, हिडन स्टॉक्स को ढूंढने के चक्कर में हम इन स्टॉक्स को छोड़ देते हैं, फिर ये स्टॉक्स रैली कर लेते हैं, फिर हम बोलते हैं अरे यार हमसे ये मिस हो गया, अभी हम फिर हिडन स्टॉक्स ढूंढेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है, हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लो, तभी जाके आपको, अगर आप हाई रिस्क लेते हो तभी जाके आपको हाई रिटर्न मिलेंगे। इसी से नेक्स्ट मिस्टेक जो है कि हमें लगता है कि जितना ज़्यादा रिस्क हम लेंगे उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में ना, इन्वेस्टिंग में ना, आपको आपका रिस्क कितना आप मिनिमम रखते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छे से करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क कम करोगे ना, अपने आप रिटर्न अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो इस चक्कर में ना कि हाई रिस्क लेने की वजह से मुझे हाई रिटर्न मिलेंगे, तो चलो मैं हाई रिस्क कंपनियां ढूंढता हूँ, उसके वजह से हम बहुत ही बेकार स्टॉक्स लेके फंस जाते हैं। उसके बाद रिस्क तो हम बहुत ले लेते हैं, हाई रिस्क तो हम ले लेते हैं, लेकिन हाई रिटर्न नहीं ले पाते। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न के चक्कर में मत जाइए, क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए, उनमें भी ब्लू चिप कंपनियों में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड है,
ठीक है, स्टॉक मार्केट में। और आपके पास कोई मैं ऐसा नहीं बोलूँगी छोटी कंपनियां या मिड कैप कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती। मेरे पास भी मिड कैप कंपनियां हैं, मेरे पास भी एक दो छोटी कंपनियां हैं, लेकिन अगेन पूरी राम कहानी ना, ये पूरा रामायण महाभारत इसीलिए बोल रही हूँ, इसका एंड क्या है कि अच्छे बिजनेस मॉडल, अच्छा परफॉर्मेंस वाला कंपनी, अच्छे प्रॉफिट्स वाली कंपनी, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये सब अगर अच्छी चीजें हैं ना, फिर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी हो या मिड कैप कंपनी हो या लार्ज कैप कंपनी हो, रिटर्न आप तीनों में कमा सकते हो अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छे से समझता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें जब अच्छी हैं ना, फिर आप कोई भी स्टॉक से रिटर्न कमा सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप कंपनियों से कोई रिटर्न कमा ही नहीं सकता। ऐसा होता तो HDFC बैंक कोई नहीं खरीदता, HUL कोई नहीं खरीदता, कोटक बैंक कोई नहीं खरीदता। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस कोई नहीं खरीदता, इन्फोसिस कोई नहीं खरीदता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप कंपनियों से आप पैसा नहीं कमा सकते। तो ये हिडन जेम्स के चक्कर छोड़िए, हाई रिस्क हाई रिटर्न को भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपने अच्छे से मैनेज करना चाहिए, रिस्क बेसिकली आपने अच्छे से मैनेज करना चाहिए, रिटर्न अपने आप आपको आएगा। इन्वेस्टिंग में ना आप रिस्क पूरी तरह हटा नहीं सकते। ठीक है, जीरो रिस्क ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज में रिस्क होता ही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न्स कैसे कमाते हो। फिर नेक्स्ट गलती है ना, ये जो अंदर की खबर वाले लोग होते हैं, यार ये अंदर की खबर है, ये तुम स्टॉक ले लो, इससे ये बहुत बढ़ने वाला है, तुम देख लो चार्ट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और बढ़ेगा। तो ये जो अंदर की खबर वाले लोग होते हैं, इनसे दूर रहिए। कोई भी आपको बोले ना ये इनसाइडर न्यूज है, ये स्टॉक खरीद लो, दौड़ो वहां से, दौड़ लगाओ एकदम, क्योंकि ये अंदर की खबर में ऐसा नहीं होता। अगर अंदर की खबर है तो आप तक पहुंची कैसे? अगर आप तक, मेरे तक पहुंची है, मतलब ये सब तरफ पहुंची है। ठीक है, और ये जो है ना, ये लोग फैलाते हैं, ये चीज एक्चुअली उनको चाहिए कि आप तक पहुंचे। तो क्या होता है ना, अब आप तक ये अंदर की खबर पहुंच गई। ठीक है, अब आप जाके चार्ट देखोगे, अरे हाँ यार ये तो सही बोल रहा था, ये तो कंपनी देखो कितना बढ़ गई, शेयर प्राइस तो अच्छा खासा बढ़ गया और बढ़ेगा, चलो आप इसमें पैसा लगा देते हैं। तो अब वहां से शेयर प्राइस नीचे जाने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे लोग चाहते हैं कि ये न्यूज आप तक पहुंचे, आप वो शेयर को खरीदो। ऑलरेडी वो शेयर प्राइस ऊपर चला गया है। जो ये लोग फैलाते हैं ना बात, वो लोग ऑलरेडी सस्ते दामों पे ना पहले ही शेयर्स खरीद के बैठ चुके होते। जैसे वो वेट करते कि ये खबर बाहर पहुंचे, लोग ये शेयर खरीदे, बेसिकली शेयर का डिमांड बढ़े, शेयर का डिमांड बढ़ेगा, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, आप बढ़ते हुए प्राइस में उधर एंटर करते हो। उसके बाद ये जो लोग हैं जो कम प्राइस पे लेके बैठे हैं, अब उन्होंने देख लिया कि उन्होंने खबर फैला दी, प्राइस बढ़ चुका है, आपने खरीद लिया, बेसिकली उन्होंने डिमांड क्रिएट कर ली जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया है। अब ये डंप करना शुरू कर देते हैं, मतलब अब ये बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब एकदम से बेचने लगते हैं ना, तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है। वो शेयर्स का सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा और वहां पर ना लोअर सर्किट लग जाता है। क्योंकि ये नॉर्मली ये सारी जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी कंपनियों में होती है, बहुत ही अननोन कंपनियां छोटी कंपनियों में होती है। तो यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, तो लोअर सर्किट लग गया, मतलब ये लोग तो डंप करके, ये लोग तो बेचना शुरू कर दिए, तो ये लोग उस शेयर से निकल जाते हैं और लोअर सर्किट लगते जाते हैं। आप जो हायर प्राइस पे लेके बैठे हो, आप इस शेयर्स में फंस जाते हो, आप फंस गए, लोअर सर्किट लग रहा है, आप निकल ही नहीं पाओगे। सो ऐसे जो ये जो अंदर की खबरें वाली ये होती है ना, इससे दूर रहिए। हाँ, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उसमें नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो आपको पता है कि भाई ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, इसमें ये थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर होगा, थोड़े टाइम तक ये नाटक चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये अंदर की खबर वाली लोगों से दूर रहिए। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं, ये मैंने तो बहुत की है, कि हम ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं इन्वेस्टिंग में। इसको समझते हैं, मान लो आपके पास एक शेयर है, आपने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, अब वो शेयर 50 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छी नहीं है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब है, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, बेसिकली आपसे गलती हुई उस शेयर में एंट्री लेके, आपको ये पता है कि आपसे गलती हुई है, लेकिन हम ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, 100 का 50 हो गया है ना, लॉस में तो मैं नहीं निकलूंगी, अब इसको 100 आने दो फिर निकलूंगी। ऐसी ये गलती मत कीजिए। आपको लग रहा है ना, आपको पता है ना कि आपने मिस्टेक की है, लॉस में है, अब निकल जाइए वो स्टॉक से। वही हम दूसरी बार क्या करते हैं ना, कि सपोज हमारे पास, हमने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा था, अब वो 200 हो गया। जस्ट बिकॉज वो 200 हो गया, हमें क्या लगता है अब यहाँ से तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये महंगा हो चुका है, अब इसको हम बेच देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि भाई 100 से 200 हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी
अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि वो कंपनी अच्छा करेगी, फिर आप उसको क्यों बेच रहे हो? जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस बढ़ गया है, शेयर प्राइस डबल हो गया है, डजंट मीन कि अभी यहाँ से वो नीचे ही जाएगा। अगर कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो आप उस कंपनी को क्यों बेच रहे हो? एक तरफ जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, जो लॉसेस में है या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपको पता है आपसे गलती हुई है, वो शेयर को आप बेच नहीं रहे, जबकि वो शेयर ने तो आपको लॉसेस दिया। लेकिन वही दूसरा शेयर है जो अच्छा खासा शेयर है, आपको प्रॉफिट दिया है, उसने आगे भी देने की वो कैपेबिलिटी रखता है, अच्छा परफॉर्मेंस है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, जस्ट बिकॉज वो शेयर डबल हो गया तो आप उसको बेच दोगे। तो ये गलती मत कीजिए, हमेशा ये देखिए कि परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और साथ साथ बिजनेस मॉडल भी वीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया डजंट मीन मैं उसको बेच दूँ, ठीक है। बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, ओवरऑल कंपनी वीक है, तो जस्ट बिकॉज आपको लॉस हुआ है, आपको वो लॉस रिकवर करना है, तो उस शेयर में बने मत रहिए, निकल जाइए। और वहीं दूसरी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट है, सब कुछ अच्छा है, तो जस्ट बिकॉज वो शेयर डबल हो गया है उसमें से मैं निकल जाऊँ, ऐसा भी मत कीजिए। बेसिकली ना बिजनेस मॉडल को समझिए, परफॉर्मेंस को समझिए, ग्रोथ एक्सपेक्ट्स को समझिए, विजन को समझिए कंपनी के, इसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। फिर और एक गलती क्या करते हैं ना कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया कोई भी शेयर में, अब वो 200 हो चुका है, अब आप क्या करोगे ना कि भाई मैं अपना प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, जो 100 रुपया मैंने कमाया, बाकी का 100 रुपया जो प्रॉफिट है वो रख लेता हूँ उस शेयर में, मेरा प्रिंसिपल तो बचा रहेगा। देखो ये सुनने में हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है तो पूरा पैसा ही निकाल लो ना, फिर 100 रुपया भी क्यों उधर रख रहे हो? और एक मिस्टेक क्या करते हैं ना कि हमें पेशेंस नहीं रहता है। देखो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, हम गोल्ड खरीदते हैं, तो हम इसको कैसे 10 साल 20 साल रखते हैं। आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप कल बेच दोगे क्या, या फॉर दैट मैटर 1 महीने बाद बेच दोगे क्या? नहीं, आप उसको न जाने कितने सालों तक रखोगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन तक रखोगे, राइट। सो स्टॉक्स में ऐसा क्यों? स्टॉक्स में हम क्या करते हैं, आज ठीक है, आज आपने कोई स्टॉक खरीदा, अब उसको फिर आप रोज ट्रैक करोगे कि यार ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, बढ़ गया, ये कम हो गया, और इसमें हम डर जाते हैं और हम स्टॉक्स बेच देते हैं। रियल एस्टेट में तो ऐसा नहीं करते हम, रोज आप जाके प्रॉपर्टी की प्राइस देखते हो क्या? नहीं देखते हो। तो स्टॉक्स में इतना इम्पेशेंस क्यों? हमेशा स्टॉक मार्केट में आप एंटर हो रहे हो या एंटर हो चुके हो, वहाँ पे पेशेंस रखिए। पेशेंस के बिना आप मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाओगे। और फिर इसी से ही लिंक है नेक्स्ट मिस्टेक, हम ना रोज हर मिनट ट्रैक करते रहते हैं, अरे यार मेरा ये शेयर देखो ऊपर गया, 1 रुपया नीचे गया, 10 रुपया ऊपर गया, क्या करूँ, बेच दूँ क्या या खरीद लूँ क्या? ऐसा मत कीजिए। रोज ट्रैक करने जाओगे ना तो बहुत प्रेशर में रहोगे। आपने साल में 1-2 बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करनी चाहिए, अपनी कंपनीज जो है उसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने चाहिए, लेकिन हर रोज ट्रैक करना मुझे नहीं लगता ये सही चीज़ है। आप 6 महीना 3 महीना में 1-2 बार 3-4 महीना में आप देख रहे हो कि आपकी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है क्वार्टरली, दैट इज ओके, लेकिन रोज रोज मार्केट को ट्रैक करना, रोज रोज अपने शेयर प्राइस या अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप प्रेशराइज हो जाओगे पूरा। नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हम मार्केट में कभी भी इन्वेस्टेड नहीं रहते। मार्केट में आपने हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हमें क्या लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चले गया, चलो अभी अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं और फिर जब मार्केट नीचे जाएगा फिर हम डाल देंगे। हमें नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। हम एग्जैक्टली हर बार मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलूँ कि कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हर बार आप 100% श्योरिटी से कभी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। ये जो है कि भाई मार्केट ऊपर चले गया, चलो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, इन्वेस्टिंग से जो आप पूरा मार्केट से जब आप पूरा बाहर आ जाते हो ना, ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। आपके निकालने के बाद मार्केट और ऊपर गया तो आपकी वो रैली मिस आउट हो जाएगी। आप ये कर सकते हो कि आपको अगर डर लग रहा है तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है ना उसको आप रोक के रखिए। आप ये एक कर सकते हो, लेकिन अच्छे स्टॉक से, अच्छी कंपनियों से सिर्फ इसीलिए मत एग्जिट करो या सिर्फ इसीलिए पैसा मत निकालो क्योंकि मार्केट ऊपर चले गया है। नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हम लोन लेके मार्केट में एंटर कर लेते हैं। अगर आप बिगनर हो, प्लीज़ किसी से कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। बिगनर्स बहुत ऐसा करते हैं, वो थ्रिल में ना कि हाँ मार्केट से बहुत पैसा मिलेगा, हम अमीर हो जाएंगे, तुम मुझे लोन दे दो, उसके बाद मैं मार्केट में पैसा डालूंगा और हम अमीर हो जाएंगे, फिर मैं तुमको वापस कर दूंगा। या लीवरेज लेके, उधार लेके अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो अगर आप बिगनर हो तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैंने ये सारी मिस्टेक्स की हैं। अब
बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको क्या सिखाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इन्वेस्टिंग में आई या मुझे स्टॉक मार्केट में आने का मौका मिला। मैं खुद के अंदर बहुत ग्रोथ देख सकती हूँ। देखो कैसा होता है ना कि इन्वेस्टिंग से पहले मैं ना बहुत बेसिकली हम बहुत जजमेंटल रहते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी ही होगी। हम सेकेंड लेवल थिंकिंग नहीं देखते। इन्वेस्टिंग ने मुझे वो सेकेंड लेवल थिंकिंग सिखाई कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है। फिर वो हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हम इतने बिजनेस मॉडल्स पढ़ते हैं, हम इतने बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, इतनी सारी गलतियाँ करते हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस मिलता है, तो हमें अपने आप हमारे दिमाग को अपने आप वो सेकेंड लेवल थिंकिंग आ जाती है। पहली चीज़ ये। और सेकेंड चीज़ कि स्टॉक मार्केट ने मुझे बहुत ही हम्बल रहना सिखाया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि स्टॉक मार्केट जो है एक महासागर, एक ओशन है और उसमें मैं एक ड्रॉप हूँ। तो ये मुझे बहुत ही जल्दी पता चल गया था। बहुत ही ठोकरें खाने के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं एक ड्रॉप ही हूँ उसमें। ठीक है, तो बहुत ही हम्बल रहना स्टॉक मार्केट ने मुझे सिखाया। थर्ड चीज़ ये कि जिन बिजनेस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, वो चीज़ क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग में आई और मुझे वो चीज़ पता चली कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है। वो बोलते हैं ना कि यहाँ जो दिमाग की ग्रोथ बहुत हुई है, तो ये इन्वेस्टिंग की वजह से ही हुई है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं ना, तो हम जो भी चीज़ें, हम जो भी प्रोफेशन में जाते हैं, हम पैसे कमाने के लिए जाते हैं। और सेकेंड थिंग ये कि हमारी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग ने मेरी पर्सनली बहुत अच्छी मेंटल ग्रोथ की है। तो इन सब रीजंस की वजह से मुझे पर्सनली इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं खुद को एक बोलते हैं ना खुश नसीब मानती हूँ कि मैं इस इन्वेस्टिंग का पार्ट हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको इन्वेस्टिंग ने क्या सिखाया या आपने कौन सी ऐसी गलतियाँ की, क्योंकि ये सारी गलतियाँ तो मैंने की ही हैं। ठीक है, तो आपने कौन सी गलतियाँ की या आपको इन्वेस्टिंग ने क्या सिखाया है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।